एवरीबडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। सॉरी। कल हम अकबर की राजपूत नीति के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि अकबर की उदार राजपूत नीति के कारण से अकबर को साम्राज्य विस्तार के अंदर काफ़ी सहायता वो मिलती है और अकबर एक मुग़ल साम्राज्य का में एक विशाल साम्राज्य वो स्थापित करने में सफल रहता है। 1560 तक है वो अकबर बैरम खां के संरक्षण में शासन करता है, लेकिन 1560 के पश्चात है वो अकबर है वो बैरम खां के नियंत्रण से मुक्त हो जाता है और मुग़ल साम्राज्य की वास्तविक बागडोर है वो अकबर के पास आ जाती है। और अब अकबर मुग़ल साम्राज्य की वास्तविक बागडोर अकबर के हाथ में आने के पश्चात अकबर ये सोचता है कि अ, अ, एक राजा को है वो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी शासक उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने की चेष्टा करने लगते हैं। इस कारण अकबर अपने जीवन पर्यंत है वो राज्य के विस्तार में, इस सोच के कारण से अकबर अपने जीवन पर्यंत है वो साम्राज्य के विस्तार में लगा रहा। और बैरम खां के संरक्षण से मुक्ति मिलते ही अकबर ने सबसे पहले है वो मालवा पर विजय प्राप्त की। 1561 के अंदर है मालवा का शासक बाज बहादुर था और वो संगीत का अत्यधिक प्रेमी था। वो नाचने गाने वाले से हमेशा घिरा रहता था। उसकी वो अपनी एक प्रेमी की और पत्नी रूपवती है, उसके उसके कारण से वो प्रसिद्ध माना जाता है। वो संगीत और नृत्य में लगा रहता था उसके साथ और शासन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर है अकबर है वो अपने सेनापति आदम खां हैं उसको 1561 में मालवा भेजता है और सहारनपुर नामक स्थान पे मुग़ल सेना और बाज बहादुर के मध्य वो संघर्ष होता है सहारनपुर का। और इसमें रूपमती है और बाज बहादुर को वो एक तरह से बाज बहादुर को पराजित कर देता है, रूपमती को बंदी बना लेता है। और तो इस प्रकार है वो अकबर है सर्वप्रथम जो उस अकबर की जो साम्राज्य विस्तार की नीति का जो श्रीगणेश है वो मालवा विजय के साथ है होता है। मालवा विजय के पश्चात अकबर जौनपुर के विद्रोह का दमन करता है 1561 में। और जौनपुर में ही अकबर जौनपुर के विद्रोह के दमन के पश्चात है वो अकबर है वो चुनार के दुर्ग पर भी जो अधिकार करने के अंदर है वो सफल हो जाता है। 1562 में अकबर है वो जो जेमल जो मेड़तिया है उसको 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 पराजित कर देता है। जेमल मेड़तिया है वो राणा सांगा के यहाँ शरण ले लेता है, सॉरी उदय सिंह के यहाँ वो शरण ले लेता है। जेमल मेड़तिया 1562 के अंदर है और 1562 के अंदर मेड़ता पर भी है वो अकबर का है वो अधिकार हो जाता है। 1564 में अकबर गोंडवाना जो मध्य प्रदेश में गोंडवाना का प्रदेश है वहाँ का शासक वीर नारायण था, लेकिन वीर नारायण है वो दुर्गावती के संरक्षण में शासन कर रहा था। तो अकबर है वो 1564 में महोबा है उस पर भी वो अधिकार है वो कर लेता है। और 1567 में अकबर है वो चित्तौड़ पे आक्रमण करता है और चित्तौड़ पे आप जानते हैं कि उस समय उदय सिंह का शासन था। उदय सिंह है वो सुरक्षा की दृष्टि से वो पहाड़ों में चला जाता है और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का दायित्व अपने दो सेनापति जेमल जो आपका जेमल मेड़तिया और पता सिसोदिया को सौंप के चला जाता है। जेमल और पता सिसोदिया बड़ी बहादुरी से अकबर का सेनाओं का मुकाबला करते हैं, लेकिन अकबर 4 महीने के घेरे के पश्चात चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर 1568 में वो अधिकार कर लेता है। इसके पश्चात अकबर 1569 में है वो रणथंभौर पे आक्रमण करता है। रणथंभौर में जैसा कि आप जानते हैं कि रणथंभौर का जो दुर्ग है वो बूंदी के शासक सुरजन हांडा के अधिकार में था। तो सुरजन हांडा है वो एक प्रकार से अकबर की अधीनता है वो स्वीकार कर लेता है और इस प्रकार और रणथंभौर का दुर्ग है वो मुगलों को सौंप देता है, अकबर को सौंप देता है। और इस तरह से 1569 में रणथंभौर का महत्वपूर्ण दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बाद में रणथंभौर का महत्वपूर्ण दुर्ग है वो अकबर के अधिकार में आ जाता है। 1569 में अकबर है वो कालिंजर पर अधिकार है वो कर लेता है। और 1570 में जैसा आप जानते हैं कि 1562 में अपने विवाहिक संबंधों के द्वारा है वो आमेर है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और 1570 में जो अकबर है वो अजमेर की ख्वाजा साहब के ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ियारत के लिए जा रहा था, तो उसी समय रास्ते के अंदर वो नागौर के अंदर 1570 में एक दरबार आयोजित करता है और उस दरबार के अंदर है वो मारवाड़ का शासक रावचंद्र सेन है, बीकानेर का कल्याणमल है और जैसलमेर का हर्राय भाटी है वो उपस्थित होते हैं। और यहाँ बीकानेर का कल्याणमल और हर्राय भाटी न केवल अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं अपितु अकबर के साथ विवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं। और इसी के साथ है वो मारवाड़ का रावचंद्र सेन है वो एक बार तो अधीनता स्वीकार कर लेता है, लेकिन बाद में वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है और अपने जीवन पर्यंत 1581 तक है वो अकबर से है वो संघर्ष करता रहता है, जिसको मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी है वो कहा जाता है।
गुजरात जो है 15 तो मारवाड़ जो 1570 के अभियान के पश्चात अकबर एक महत्वपूर्ण जो उत्तरी भारत का एक समृद्ध प्रांत था, सबसे संपन्न और समृद्ध प्रांत था, और गुजरात व्यापारिक दृष्टि से भी प्रमुख था, विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी क्योंकि महत्वपूर्ण था, क्योंकि गुजरात का तुर्की, सीरिया, फारस, ट्रांसैक्शनिया जो मध्य एशिया और यूरोप से है देशों से व्यापार होता था। गुजरात में मक्का जाने वाले हज यात्रियों का रास्ता भी गुजरात से होकर के जाता था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी गुजरात पर अधिकार करना जरूरी था। अकबर जो गुजरात का जो शासक अकबर के विद्रोहियों को भी शरण दे रखी थी, तो ऐसी स्थिति में अकबर है अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के लिए भी गुजरात पर अधिकार करना उसके लिए आवश्यक था, और 1572 में गुजरात पर अधिकार कर लेता है और उसको मिर्जा अजीज कोका को वहाँ का सूबेदार बना देता है। और यही गुजरात अभियान के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों के संपर्क में आता है, पुर्तगालियों से वो संपर्क में आता है, और एक्चुअली क्या है कि पहली बार वो गुजरात का समुद्र तट भी है वो एक प्रकार से अकबर है वो देखता है। इसके पश्चात जो बंगाल और बिहार है जो महत्वपूर्ण प्रदेश था, और क्योंकि सूर्यवंश के पतन के पश्चात बिहार का जो सुलेमान किरानी है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, और एक तरह से अकबर है वो 2 साल के भीतर इन विद्रोहों का दमन कर देता है बंगाल और बिहार, और 1574 से छिंत्र के बीच में बंगाल बिहार पे अधिकार कर लेता है। और इसके पश्चात जैसे मेड़ता है 1577 अकबर की सभी अधीनताएँ वो स्वीकार कर लेते लगभग। गुजरात को 1572 अधिकार कर लिया था, लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। हालांकि मेवाड़ के काफ़ी भाग पर अकबर अधिकार करने में सफल रह जाता है, लेकिन उसको महाराणा प्रताप से संघर्ष करना पड़ता है, जीवन पर्यंत है वो एक तरह से अकबर की अधीनता वो स्वीकार नहीं करता है। इसके पश्चात अकबर है वो अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमांत जो नीति है उसकी तरफ उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत की ओर ध्यान देना वो शुरू करता है, और अकबर है वो एक तरह से हम कहें कि काबुल पे अधिकार कर लेता है 1580 में, फिर कश्मीर पे, सिंध पे, कंधार पे, बलूचिस्तान पे, खानदेश पे, खानदेश पर है वो अधिकार है वो कर लेता है। लेकिन अकबर है वो दक्षिण जो भारत है उस पर भी वो अधिकार करना चाहता है अकबर। तो दक्षिण भारत, उस समय हम दक्षिण भारत की बात करते हैं जो अकबर की महत्वपूर्ण नीति थी, तो अकबर प्रथम मुगल बादशाह था जिससे दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, और अकबर की जो दक्षिण नीति है उसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक तो अकबर है वो दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना चाहता था, अर्थात वो दक्षिण भारतीयों को जीतकर मुगल साम्राज्य का पर विलय करना चाहता था, अधीनता स्वीकार नहीं कराना चाहता था। फिर तो उत्तरी भारत को तो वो अधीनता स्वीकार करने के पक्ष पर था, लेकिन दक्षिण भारत के प्रति अकबर की जो नीति है वो उसको मुगल साम्राज्य का विस्तार करना चाहता, उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाना चाहता था। और क्योंकि दक्षिण भारत में जो पुर्तगालियों का जो बढ़ता हुआ जो प्रभाव उसको रोकने के लिए भी वो दक्षिण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, क्योंकि इस समय पुर्तगाली आ गए थे और पुर्तगाली धीरे धीरे दक्षिण भारत में जो मसाला के केंद्र थे वहाँ पर अपनी बस्तियाँ स्थापना करना उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। तो इस कारण से दक्षिण भारत पर भी वो दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। इस समय दक्षिण भारत के अंदर है वो 4 प्रांत थे, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तो सर्वप्रथम अकबर ने 1593 में इन चारों अकबर शक्ति के बल पर इनको अधीन नहीं करना चाहता था। अकबर ने सबसे पहले इनको शांति प्रयास इन पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए शांति प्रयास किया, और इसके लिए 1593 में इन चारों राज्यों के पास 4 अलग अलग राजदूत इस उद्देश्य से भेजे कि वो राज्य बिना किसी विरोध के अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। किंतु खानदेश एक ऐसा राज्य था दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, उसके सुल्तान अली खां है वो उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और बाकी जो 3 राज्य हैं अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। जब अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया तो ऐसी स्थिति में अकबर ने 1596 में शाहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में अहमदनगर के विरुद्ध सेना भेजी। किंतु इस मुगल आक्रमण का जो प्रतिरोध है वो चांद बीबी के नेतृत्व में अहमदनगर की सेनाओं के द्वारा अकबर का है वो कड़ा जो प्रतिरोध है वो किया गया, और जिसके फलस्वरूप जो मुगल सेना है वो अहमदनगर पर अधिकार कर सकी, और अंत में 1596 ईस्वी को अहमदनगर के सुल्तान निजाम शाह और मुगलों के बीच है वो मतलब एक तरह से दोनों के बीच के अंदर है वो एक संधि हो जाती है अहमदनगर और मुगलों के बीच में। और इस संधि जो संधि की शर्त थी उसके अनुसार अहमदनगर के सुल्तान ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, और अहमदनगर के सुल्तान द्वारा बरार का प्रदेश मुगलों को सौंप दिया गया। किंतु मुगल सेनाओं के जब वापस लौट गई मुगल सेना
तो अहमदनगर के शासक ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और उसने बरार का प्रांत पुनः मुगलों से छीनने के लिए उस पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। इसलिए 1599 में अकबर ने अबुल फजल के नेतृत्व में अहमदनगर के विरुद्ध एक सेना भेजी, मुगल सेना भेजी और स्वयं जो अकबर है वो अहमदनगर पहुंच जाता है और 1600 ईस्वी के अंदर है वो अहमदनगर का आधा भाग वो जीत लेता है, जिसमें अहमदनगर का दुर्ग भी था, और उसको मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। किंतु उसी समय जब खानदेश के शासक अली खां की जब मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात उसका जो मिरन है वो भी मुगलों के अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है, इसलिए अकबर 1600 ईस्वी के अंदर खानदेश पर आक्रमण करता है और खानदेश की राजधानी बुरहानपुर और वहाँ के जो प्रसिद्ध जो दुर्ग था खानदेश का असीरगढ़ उसका उसके और सारे खानदेश पर है वो अकबर है वो अधिकार कर लेता है। इस प्रकार जो अकबर की जो दक्षिण की अंतिम विजय थी वो खानदेश की विजय मानी जाती है और खानदेश 1600 ईस्वी के बाद खानदेश जो विजय कर ली तो उसके पश्चात उत्तर के अंदर सलीम का जो विद्रोह हो जाता है और ऐसी स्थिति में अकबर को उत्तर भारत दक्षिण भारत से उत्तर भारत आना पड़ता है और ये अकबर का दक्षिण के अंदर अंतिम आक्रमण था। तो इस प्रकार अकबर की जो दक्षिण नीति है वो सफल रही। अकबर ने जो पूरा खानदेश है वो उसके राज्य को और अहमदनगर के आधे भाग को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इससे मुगल साम्राज्य का जो विस्तार है वो हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अकबर ने जो दक्षिण भारत पर जो साम्राज्य विस्तार की जो नीति अपनाई वो जो साम्राज्य विस्तार की नीति से प्रभावित थी और पुर्तगालियों के प्रभाव कम करने के इन दो उद्देश्यों के लेकर के जो दक्षिण भारत पर विजय की नीति अकबर ने अपनाई थी वो काफ़ी हद तक सफल रही। जो दक्षिण का जो प्रवेश द्वार था खानदेश उस पर पूरे पर अधिकार असीरगढ़ से उस पर पूरे पर अधिकार करने में अकबर है वो सफल रहता है और अहमदनगर का जो आधा प्रदेश है जो उसको भी वो एक प्रकार से है अधिकार करने के अंदर वो सफल रहता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अकबर की दक्षिण नीति पूर्णतः सफल रही। अहमदनगर का आधा भाग और खानदेश का पूरा भाग अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो हम कह सकते हैं कि अकबर ने एक मुगल साम्राज्य के लिए एक विशाल जो साम्राज्य है उसकी स्थापना की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।